नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप सांसद को नहीं आने। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि टीवी की स्क्रीनों पर किसान नजर आ रहे हैं, पानी की बौछारें नजर आ रही हैं, उनके सामने के अवरोध नजर आ रहे हैं और पक्ष विपक्ष में तर्क नजर आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि फार्म बिल पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का विरोध क्या दुरुस्त है या उनकी चिंताएं कम और राजनीति ज्यादा है। सियासत पर खूब बात हो रही है। हमें लगा कि जो मुख्य मुद्दा है बहस का कि क्या किसानों को बाजार के हवाले कर दिया गया, उस पर बात हो। और इस पर बात के लिए, जैसे हमने आपको पहले सूचित किया था, हमारे साथ हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और फार्मवेदा, एक संस्था है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करती है और एक संस्था है जो किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। उन दोनों के फाउंडर और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। धन्यवाद, हमको मौका दिया आपके साथ बात करने का। नहीं, प्लेजर इज ऑलवेज अवर्स। प्रोफेसर शास्त्री, मेरा पहला सवाल यह है कि इन तीन बिल्स को लेकर जो बार बार बात हो रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खोला जा रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, या ये जो अच्छा और बुरा की बाइनरी है उससे आगे जाकर कुछ है जो कि अमूमन होता है? सर, बहुत अच्छा सवाल है, आपने सीधा सवाल किया। तो इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने उस लेख में नहीं लिखा है। अगर हम एक कदम पीछे हटके जरा ध्यान से सोचें और तीनों बिल को साथ में देखें, तो पहला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसमें ये लिखा है कि सरकार जो पाबंदी लगा देती है स्टॉक्स पे कि तो मर्चेंट्स और बिजनेस वाले लोग हैं वो इतना माल होर्डिंग नहीं कर सकते, माल दबा के नहीं रख सकते हैं, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको लगभग हटा दिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो देखी जाएगी, नहीं तो कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद सकती है रख सकती है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगभग रख कर आगे बढ़िए। एपीएमसी जो मार्केट यार्ड में, जो मंडियों में जो वगैरह होता है, उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी माल सीधा खरीद सकती हैं किसानों से और उसमें टैक्स नहीं लगेगा। जो मंडी टैक्स या जो वेव किए जाएंगे। अच्छा, तो वो माल को खरीद के स्टॉक भी कर सकते हैं और माल को खरीद भी सकते हैं जी। आगे है ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है जी। तो इस बिल में वो कह रहे हैं कि भाई वो किसानों के साथ कोई भी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है और उनसे वो माल खरीद सकती है। तो अभी जो नियंत्रण, जो कंट्रोल है खेती के ऊपर, वो लगभग गवर्नमेंट और किसानों के बीच में था। जी। अगर ये तीनों बिल को हम साथ में देखें तो ये क्या उत्पादन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बिल के थ्रू कर सकते हैं। जी। उसको मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियों में खरीद सकते हैं और जितना मर्जी खरीद के उसकी स्टॉकिंग भी कर सकते हैं। जी। तो पूरा जो नियंत्रण है ने जो भारतीय कृषि का, वो एक तरफ निजीकरण की तरफ जा रहा है अगर तीनों को मिला के देखें तो। जी। तो वो इसके बारे में हम सबको सोचना है और सबसे पहले राजनीति है कि नहीं है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी। और हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब और किसान हरियाणा में, उनको थोड़ी बधाई तो देनी पड़ेगी देश के वासियों की तरफ से कि भाई आप अपने हक लड़ रहे हैं और आप हो तो अच्छा होगा।
सर, मैं इसमें हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ में, और नेता नगरी के पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने इस पे बात की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के काफ़ी संशय है किसानों के मन में भी, और हमारे जैसे जो लोग कृषि नहीं करते हैं लेकिन उससे प्रभावित होते हैं उनके मन में। ये एक बहुत बेसिक समझ मानी जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी इक्वल पार्टीज के बीच में नहीं होता है। एक पार्टी ज़्यादा मजबूत होती है, एक पार्टी थोड़ी कमज़ोर होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉरपोरेट्स और किसानों के बीच में होता है, तो हम कितने आश्वस्त रह सकते हैं कि जो सरकार का आर्गुमेंट है कि आप मार्केट में जाएंगे आपको एक फेयर प्राइस मिलेगा। पहली चीज वो कितने एम्पावर्ड महसूस करेंगे किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, पहली चीज। और दूसरा, जो इस पे जुडिशियल रिकोर्स को मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं रखा गया, लेकिन थोड़ा डिले किया गया है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाएंगे, बाद में पहले एसडीएम के पास जाएंगे, फिर आप डीएम के पास जाएंगे, वहां नहीं राहत मिलती तब आप जुडिशरी के पास जाएंगे। आप कैसे देखते हैं सर इनको, और इससे किसान कैसे प्रभावित होते हैं, फायदा नुकसान नफा नुकसान में? देखिए सर, आपने बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है। हाथी और चूहे के बीच में बराबरी का जो धंधा है नहीं हो सकता है। अभी आप ही के प्रोग्राम की तैयारी में मैं देख रहा था कि हमारे देश में औसत एवरेज किसान के पास 3 एकड़ से कम है, और उसकी पूरी साल भर की अगर हम आमदनी देखें कितनी कमाई होती है नेट, होगी 20, 25, 50, 70 हजार, ज्यादा नहीं होगी। और ये जो अब एग्रीकल्चर कंपनीज देख रही हैं, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार करोड़ की कंपनियां हैं। अब वो लोग देख रहे हैं कि भाई मुनाफा है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। वो अभी नॉर्दर्न कर्नाटक में जाके 10 हजार या 20 हजार टन जो पैडी है उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, खरीद लेते, रख लेते हैं। फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके अपने दुकानों में बेचते हैं, रिटेल स्टोर्स में, और उसमें बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं नहीं, अच्छा प्रॉफिट है इसमें। अब जो मामूली किसान है, छोटा किसान है, तो ऐसे बड़ी कंपनियों के साथ वो क्या नेगोशिएट करेगा, क्या उसके साथ डीलिंग करेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सोचना है। प्रोफेसर शास्त्री, आपके इस जवाब से ही मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि सर, छोटे किसानों के हितों की रक्षा का क्या? बड़े किसान हैं, एपीएमसी में उनका हो रहा है। मैं जिस जगह से आता हूं, उत्तर प्रदेश या बिहार, जहां अभी चुनाव कवर करने गया था, वहां लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं, और उनका साफ कहना है कि हमारी तो कोई सरकारी खरीद होती नहीं, हम तो अड़तियों के दिए रेट के भरोसे हैं। किसी भी बिल में और किसी भी प्रोटेस्ट में इन छोटे किसानों पर सबसे कम बात होती है, जिनकी जोत छोटी है। बिल्कुल बात सही है सर। वो तीनों बिलों में छोटे किसान के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, और तो मतलब अलग कर दिया है, या उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो इसका आगे क्या तरीका होगा, सरकार को भी सोचना है, हम सबको भी सोचना है। मगर ये बिल जो है, इसके अंदर एक प्रोविजन होना चाहिए कि जो एमएसपी है, सरकारी जो खरीदारी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो रहेगी और बढ़ती जाएगी, और वो चलता रहेगा। वो बिल में लिखें। अगर वो एमएसपी को घटाते जाएं और उसकी खरीदारी कम करते जाएं, तो फिर तो ये सारे किसान ये प्राइवेट सेक्टर हाथ में आ जाएंगे। सर, एक और चीज जो हम, ये जो सर ने कहा कि बिल में लिखा जाए, उस पे मैं आप कुछ बता रहे थे। बिल पे एक दिलचस्प चीज है। इंडिया टुडे की ही रिपोर्टर हैं, आई गेस पौलमी साहा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने की थी, जिसमें नरेंद्र तोमर आए थे, जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, और उनके साथ बीजेपी की और लीडरशिप ने भी, मतलब वो साथ में बैठे हुए थे। तो आखिरी सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि अगर आपकी इंटेंशन ये है, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं ट्विटर पे कि अगर एमएसपी जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और यही बात जब उनसे कही गई नरेंद्र सिंह तोमर से, तो उन्होंने कहा कि ये चीज पहले बिल में नहीं थी, इसीलिए अभी नहीं है। इस आर्गुमेंट में कितना वजन आप देखते हैं? और क्योंकि ये एक और बात है कि एमएसपी से सरकार एक तरह से मार्केट में इंटरवीन करती है, जहां से हमको धीरे धीरे पांव अपने पीछे खींचने हैं, जिस दिशा में हमने 1991 में हम आगे बढ़ गए हैं। तो इस डायकॉटमी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये कहीं क्लैश नहीं करता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम एमएसपी रखना चाहते हैं, फिर आपको मार्केट इंटरवेंशन कम भी करना चाह रहे हैं।
मतलब आप बिल्कुल रेगुलेटर बात भी सही है। हैं, आप बायर भी हैं, ये एक साथ कैसे फेयर प्ले करेगा? नहीं तो गवर्नमेंट का काम होता है सर, गवर्नमेंट को तो खरीदारी करनी पड़ती है, और ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन अलग अलग तरीकों से भारत में नहीं पूरे दुनिया में होता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, हर एक जगह पे मार्केट इकोनॉमीज में भी एग्रीकल्चर में, कृषि में सरकार का इंटरवेंशन होता है, दखलंदाजी होती है, और वो होना भी चाहिए। जी। और आप कह रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई सुन के, मगर उसको अमल करें, उसको बिल में डालें, क्योंकि जो विश्वास है काफी कम हो चुका है। कई सरकारों ने, इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सरकारों ने कई आश्वासन दिए और उसका अमल नहीं किया। तो उसका भरोसा तभी होगा जब आप कानून में अच्छा है, मगर आप करके दिखाइए। तो निखिल जी, यही है आपके सवाल का थोड़ा बहुत मुझे समझ में सर, आया। इस पूरी बातचीत के दौरान हम जब बिल का ड्राफ्ट देख रहे थे तो एक टर्म बार बार आ रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को भी उसकी पूरी इकोलॉजी समझाएं, जो फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे सामने अमूल का उदाहरण है, तो एक तरफ है कि सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, दूसरी तरफ है कि बड़े कॉरपोरेट प्लेयर्स आ रहे हैं जिनकी मोनोपोली की आशंका है, और इनके बीच में है कि किसान ही जुड़कर संगठन बनाएं, और सिर्फ वो प्रोडक्शन के लेवल पे ना हो, वो उसके जो और भी कमर्शियल एस्पेक्ट है उनके लेवल पे हो। जैसे खुद आप फार्मवेदा से जुड़े हुए हैं, जो कि इस मॉडल का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। तो सरकार के लेवल पे और समाज के लेवल पे या किसान संगठनों के लेवल पे इसको कैसे आगे ले जा सकता है, और इसके मैनेजमेंट में कि ये सिर्फ एक नारा या कागज पे किया गया एक वादा बन के ना रह जाए, क्या सावधानियां बरतनी होंगी फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा नारा चला था, जय जवान जय किसान। जी। मैं जब किसानों के साथ काम करने लगा, मैंने देखा कि हमारे जो सरकार, जो सेना है, आर्मी, फौज में 50% से ज्यादा जो हमारे जवान हैं वो किसान के बेटे हैं। जी। अब अकेला जवान क्या लड़ेगा? अगर हमारी, जब उनकी संगठन बनती है और पूरा फौज बनता है, तो हमारे विश्व में अपने फौज का एक नाम है और सबको गर्व है अपने फौज के ऊपर। इसी तरीके से अकेले किसान क्या करेगा? जब उनका जब संगठन बनेगा और वो साथ में काम करेंगे, तो इसी तरीके से हमारे किसान भाई भी एक दर्जा प्राप्त करेंगे और एक शक्ति उनको मिलेगी। अब एफपीओ की बात है, एफपीओ जरूर बनाना है, वो बहुत लंबा सवाल है, मगर उसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार के जो भी बीच में पाबंदियां हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हटाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को खुला वो दे दिया है, उसी टाइप की पूरी आजादी एफपीओ को भी देना चाहिए, टैक्स एग्जम्पशन देना चाहिए, सारे इंसेंटिव्स मिलने चाहिए बिजनेस को सपोर्ट करने, और तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एफपीओ में, उसको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग देना पड़ेगा, तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और उसमें उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? जी। एफपीओ का नियंत्रण जो है वो किसानों के हाथ में होगा। तो ढांचा ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो किसानों से, किसानों के लिए, किसानों का, फॉर द फार्मर, बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, उस टाइप का एक लीगल स्ट्रक्चर बनेगा तो जरूर सक्सीड होगा एफपीओ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। किसान संगठन जरूर सक्षम होंगे। मैं बिल्कुल इन्हीं तरह की चिंताओं को लेकर हमारा सर आपसे आखिरी सवाल है। एफपीओ अपने विचार में थोड़ा अलग हो सकता है, पर वो डायरेक्शन जनरल उसकी वही है जो सहकारिता अभियान की थी। अब हमने ये देखा कि भारत में सहकारिता दो जगह हमको सक्सेसफुल मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात। बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव वहां पे संस्थाएं हैं, बैंक्स चला रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। हमारे बाकी स्टेट्स में वैसी सफलता नहीं रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडुकेशन। आप साउथ में भी जाएंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, पर सहकारिता उतना सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इस सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब आप एफपीओ को देखते हैं, तो कैसी संभावना आपको नजर आती है भविष्य में, क्योंकि सरकार करना तो चाह रही है। और प्रोफेसर शास्त्री, इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, दैट टू ऑफ अ डोमिनेंट पेजेंट कास्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे एफपीओ हो, चाहे इस तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, उनके सफल होने के लिए? जैसे हमारे साथी निखिल ने महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र किया, तो वहाँ के पाटीदार जब उसका हिस्सा बने,
या जो मराठा हैं वो उसका हिस्सा बने, मराठवाड़ा बेल्ट के, तब हमें वो सफलता दिखी और उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, सुविधाओं के लेवल पर भी वो चीज़ नज़र आई। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये दूसरे राष्ट्रों में, राज्यों में भी जरूर हो सकता है और लीडरशिप की जरूरत है। अभी जैसे गुजरात में कोई राजनीति नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर एक जगह होता है, जी बट जो अमूल में है, अमूल जब बना तो कोई राजनीतिक पार्टी की दखलंदाजी नहीं थी। जी महाराष्ट्र में जरूर था, जी मगर मेरा तो ये मानना है कि राजनीति से अलग हटके ये किसान संगठन बने। जैसे अभी कोई प्राइवेट कंपनी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब राजनीति जो हम जी उससे संबंधित राजनीति की बात करते हैं वो नहीं होता है। तो वही ढांचे में भी एफपीओ को भी बनाना पड़ेगा। जी अगर राजनीति उसमें जोड़ेंगे, जो जिस तरीके से हमारी राजनीति चल रही है, तो पॉलिटिकल पेटर्नेज जो आप कह रहे हैं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सर मेरा आखिरी सवाल, इट्स लाइक अ प्योरली इट्स अ क्वेरी फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ योर्स, कि अगर हमें जो एग्रीगेरियन क्राइसिस है खासतौर पे इंडिया के कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी इसको समझना हो, तो प्रोफेसर शास्त्री कुछ किताबें, कुछ रीडिंग सजेस्ट कर सकें हमें और हमारे दर्शकों को? जरूर। एक तो है, अंग्रेजी में है अनफॉर्चुनेटली। जी जी एक है डॉक्टर कुरियन का, वर्गीज कुरियन का एक किताब है, आई टू हैड ए ड्रीम, जिसने उन्होंने संक्षिप्त रूप में अपनी बायोग्राफी लिखी है और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि उन्होंने 50 साल में ये एफपीओ बनाने का काम कैसे किया। तो मैं अभी तो एक ही मैं बता सकता हूँ। एक है तुषार शाह का एक किताब है, कैटलाइजिंग कोऑपरेटिव्स। जी अब इनका किसी को बैठ के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी करते हैं। जी मेरे को आपसे एक छोटी सी शिकायत है सर, उस सौरभ जी। शिकायत को अब मैं बिहार चुनाव से फारिग हो गया हूं, दूर किया जाएगा कि आपके कोऑपरेटिव को चलाने को लेकर जो लेक्चर हैं जो अंग्रेजी में उपलब्ध हैं वो हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे और लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। चलो, बहुत खुशी है कि आप लगे हुए हैं। थोड़ा समय जरूर लगा रहे हैं, बट अगर कर दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। जी 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 थैंक यू सो मच प्रोफेसर शास्त्री, नेता नगरी में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जवान, जय किसान, जय भारत। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान भी, क्योंकि जवानों को भी विज्ञान की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो पोशाक के मामले में हो, चाहे हथियार के मामले में हो, और किसानों को भी वैज्ञानिक सोच की बहुत ज़रूरत है। उनको लगातार साइंटिफिक चीज़ें बताई भी जाएं और इस ढंग से बताई जाएं कि उन्हें लगे कि ये हमारे हितों के लिए है। थैंक यू सर। सर, प्रोफेसर शास्त्री एक बिगर पिक्चर इस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं कि कैसे फार्म बिल्स की जो पॉलिटिक्स से हट करके, लेकिन मैं नेता नगरी को वापस अपने पॉलिटिकल एंगल कोर डोमेन में लौटाना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सेंटर ने इसको एड्रेस किया है, ठीक है, ये हुआ है, नरेंद्र तोमर मिले हैं, उनके जो अफसरान हैं वो भी मिले हैं, पंजाबी में प्रेजेंटेशन मिले हैं, अभी भी वो कह रहे हैं 3 तारीख को बात कर लीजिए, ये ठीक है। और सरकार, जब हम ये बातचीत भी कर रहे हैं निखिल, तो फिर अपडेट आ रहे हैं कि बुराड़ी में जो ग्राउंड है वहां तक आने की इजाजत दे दी गई है, तो मतलब कुछ कदम पीछे हट रहे हैं और आप उस डिसेंट को एकोमोडेट करने की मतलब वो एक बैले अभी चल रहा है जिसको हम देखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि टाइम बहुत हो गया है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेंटर ने इसको फटीग से एड्रेस करने की कोशिश की कि इनको करने दो, थक जाएंगे, ये थकेंगे, धीमे धीमे बैठ जाएगा। हाँ, अब एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये इस बात को कहने में बहुत मतलब गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस है मतलब इस पंजाब सरकार का समर्थन है इसको। हाँ हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इट सूट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए, अमरिंदर सिंह को 2022 की शुरुआत में चुनाव फेस करना है। अमरिंदर सिंह के सामने जो एक और जो कांग्रेस के सामने भी पंजाब में रहा है कि अकाली दल ये कहा करते थे कि हम प्राइमरली रूरल पंजाब की पार्टी हैं और किसानों की पार्टी हैं। तो आप देखिए, इसीलिए अकाली दल को कब का साथ है 90s का, एनडीए से बाहर जाना पड़ा, जबकि एक टाइम था जब यही डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें वो रिजेंटमेंट दिखा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लियरली, और दूसरा वो चाहते हैं कि भाई यहां से पटरियां खाली करो। हाँ,
यहां से टोल खाली करो, दिल्ली जाओ। भाई यही समझना चाह रहा हूँ कि इसकी जो लॉन्जेविटी है मूवमेंट की, क्या ये नहीं पहले सोची गई थी सेंटर द्वारा जब वो अपना रिस्पांस कैलिब्रेट कर रहे थे? क्योंकि हर तरह से प्रेशर कर, कैप्टन को दिल्ली आकर के धरना देना पड़ा जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, फिर वो किसी तरह वहां चालू हुआ, उन्होंने कहा 15 दिन हम उठाते हैं। अब ये पूरा मूवमेंट उठ के आ रहा है दिल्ली, तो कहाँ आपको ऐसा लगता है कि सेंटर ये काम कर लेता तो इस फॉलआउट से बच जाता? जितना इमोटिव पिक्चर्स हम देख रहे हैं बॉर्डर पे, पुल के ऊपर टीयर गैस चल रहा है। देखिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अगर हम मोटा माटी दो हिस्सों में बांटे निखिल, तो एक तो वो है जिनको जेन्युइन आउटरीच है, उनको लग रहा है कि उनकी जीविका का संकट है, या बहुत भदेश लहजे में कहें तो पेट पे लात पड़ रही है, तो वो आ गए हैं। फिर उसके बाद होता है दूसरा, जो उसके पीछे की पॉलिटिक्स होती है कि आप परसेप्शन के गेम को कैसे चेंज कर रहे हो। कि अभी तक किसान पंजाब में पटरियों पर बैठे थे, तो अगर आप पंजाब में नहीं हैं, अगर आप कारोबारी नहीं हैं, आपके हित प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे पिछले दिनों मेरी लुधियाना के एक कारोबारी से बात हो रही थी जो कार की स्क्रैपिंग काम करते हैं, बोले अब कंटेनर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो अब हम पानीपत में कंटेनर उतारते हैं, फिर वहां से बाई रोड लेकर आते हैं, तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो तब तक आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन होता क्या कि जब तक न्यूक्लियस पर असर ना पड़े या बड़े पावर सेंटर्स पर, मुंबई में मार्च हो तो एकदम से नोटिस लिया जाता है, दिल्ली गिर गई। तो उसके पक्ष विपक्ष दोनों हैं कि आप क्या राजधानी को बंधक बना सकते हैं, एक तर्क ये है, और दूसरा तर्क ये है कि भाई राजधानी भी तो देश की है। हाँ। और राजधानी में जो हुक्मरान बैठते हैं वो देश के लिए जवाबदेह हैं, तो देश का एक नागरिक आकर विरोध करना चाहता है तो कितना अलाउ किया जाए। लेकिन जो एक विजुअल बनता है, विजुअल मीडियम है ना, आप आयरलैंड का विजुअल याद करिए, जो पूरा इमिग्रेंट क्राइसिस था यूरोप का और एशिया के उस हिस्से का, वो एक से एक फोटो में आ गया, है ना। तो विजुअल्स का जब समय है, तो आपको जब दिख रहा है कि फायर हो रहा है, बूढ़ी महिलाएं चपाती बना रही हैं, तो वो एक टॉकिंग पॉइंट बनता है, और अपोजिशन का जो खेमा है वो यही चाहता है। दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार को इल्हाम था नहीं था, देखिए इसमें क्या होता है कि सीजन आते हैं मूवमेंट के भी और खेती के भी। तो अभी मेरी एक साथी से बात हो रही थी, तो वो यही बोले कि गेहूं बुब गया है, अभी पानी लगने में कुछ समय है, पानी की उतनी दिक्कत भी नहीं, तो एक 15-20 दिन का विंडो है जब कटाई चल रही थी और नहीं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इसमें सरकार अगर एक आध कदम पीछे हटती है कि भाई ऑर्डिनेंस ही था ना, कानून आया, ठीक है हम उसमें एक आध संशोधन जोड़ देंगे, बातचीत, तो उसमें क्या होता है, यू बाय टाइम, तो फिर वो धीमे धीमे बैठता है मूवमेंट, क्योंकि अगला सीजन आ जाएगा खेती का। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है कि इस कानून के रहते रहते खरीद वैसे ही हो जैसी पिछली दफा हुई थी, दाम कुछ बेहतर ही मिल जाए, तो फिर उनको लगेगा कि भाई ये तो अपने, बाद में आप भले ही उस खरीद के प्रोसेस से फेज आउट करें, पर फिलहाल गवर्नमेंट वांट्स टू बाय टाइम। और ये किसी भी क्राइसिस में होता है कि जब प्रदर्शन बिल्कुल सर चढ़ के आ जाए, तो आपकी पहली कोशिश होती है कि यार इसको डिफ्यूज करो, फिलहाल इसको खत्म करो। तो आप तुरंत कहते हो कि अच्छा हमें 15 दिन का समय दीजिए, आप बात करिए, हम आपकी मांगों को एकोमोडेट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो एक की फिगर रहता है। चलिए, अब इसे पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जो आप कह रहे हैं सौरभ की खरीद से पता चलेगा कि वो कैसी होती है। खरीद का सीजन आ गया है अभी, खरीफ की फसल बिकने लगी है, रबी की बुआई चल रही है, वो दिया गया है, और तब हमें मालूम चलेगा कि जो सरकार सोच रही है वो हो पाता है या नहीं।